अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस के साथ उमर फ़ारूक आपकी खिदमत में हाजिर। कल जब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पनामा केस की हेयरिंग का आगाज़ दोबारा से करेगा तो कानूनी माहिरीन के मुताबिक उनके सामने दो ही रास्ते होंगे। एक सूरत में वो वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के दूसरे अफराद के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस भेज सकते हैं, नैब कोर्ट्स को रेफरेंस भेज सकते हैं। दूसरी सूरत में वो आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के दूसरे अफराद के ख़िलाफ़ नाअहली की कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं। पहली सूरत में हम एक तवील कानूनी जंग की तरफ देख रहे हैं। दूसरी सूरत में पाकिस्तान गैर सियासी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो सकता है। आइए देखते हैं इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट। पीर के रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पनामा केस की समाअत करेगा तो वह असल में इस अमर का फैसला करेगा कि आया अदालत को आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर देना चाहिए या वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद के ख़िलाफ़ रेफरेंस नैब अदालत को भिजवा देना चाहिए। जी ये मेरे ख़्याल में ये होगा जी कि अब JIT की रिपोर्ट आ चुकी है और ये JIT की रिपोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत बनी है और उसको एक उन्होंने मखसूस एक एजेंडा दिया है, 13 सवालात उठाए हैं और कहा है जी कि हमें इन सवालात के जवाबात दें, इसके मुतालिक जो भी दस्तावेज़ात हैं उनको जमा करें, तहकीक करें और अपनी जो नताइज हैं उससे आगाह करें। अब वो आ चुकी है। सबसे पहला मेरा ख़्याल में जो अदालत की तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख़्याल में जो एतराज़ात होंगे इस रिपोर्ट पे उस पर बहस होगी, वो सुने जाएंगे। ये कोई री हेयरिंग नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बुनियादी तौर पे कोई कानूनी गलतियाँ कोई पॉइंट आउट करे या कहे कि जी ये फ़लाँ चीज़ रह गई है, होनी चाहिए थी कानून के मुताबिक, तो वो उस पर बात सुनेंगे और फिर जो भी मुनासिब अहकामात होंगे वो जारी करेंगे। उसके बाद जब ये मरहला तय हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पहला फ़ैसला था उसमें ये कहा था जी कि ये JIT हमें अपनी रिपोर्ट भेजेगी, पीरियोडिक भी भेजेगी और फाइनल भी भेजेगी और फिर हम फैसला करेंगे कि इस पर हमने क्या करना है। और अपने सामने उन्होंने दो रास्ते रखे थे। एक तो ये है कि वो कुछ ना करें, भी सब कुछ ठीक ठाक है, अगर वो मुतमईन हो जाते हैं। दूसरे जो रास्ते थे कि भी अगर कोई ऐसा केस बनता है कि इसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट भेजा जाए तो वहाँ भेज सकते हैं। ये भी था कि हम खुद देखेंगे कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल बन रही है कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाए 62-63 के तहत, जिस तरह के पहले दो जजेस ने किया था। तो अब ये दो रास्ते सामने होंगे कि भी अगर वो समझते हैं कि मवाद आ चुका है तो फिर उनको फैसला करना होगा कि क्या या कौन से मामलात हैं जिनको वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भेजें और कौन से मामलात हैं जिनको आज ख़ुद देख के फैसला करें कि डिस्क्वालिफिकेशन होती है या नहीं होती। तो इसमें जो बादियों नज़र में जो समझ आ रही है वो ये है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो आम तौर पर ट्रायल कोर्ट में जाते हैं। मसलन ये सवाल कि एसेट्स बियॉन्ड मींस का जो होता है कि भी किसी शख्स के सासे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, जो सवाल उठाया गया है, ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाएगा। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जो बात की गई है वो भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाएगा। करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, इसमें भी शहादत ज़रूरी होती है, गवाह आते हैं, सारी बात होती है, ये भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे कोई गलत एफिडेविट दिया गया है, गलत स्टेटमेंट दी गई है या बादी नज़र में ऐसा मवाद मौजूद है कि कहा जा सके कि सादिक और अमीन नहीं रहे, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे के ख़ुद भी फैसला कर सकती है, जिस तरह के पहले किया गया है। तो मेरे ख्याल में ये दो तीन रास्ते नज़र आ रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट इनमें से कुछ अपनाएगी। देखिए, इसमें जब पीर को कोर्ट बैठेगी, जब आपको लास्ट जो मंडे गुजर गया इसका याद होगा कि जब कोर्ट बैठी थी तो उस दिन रिपोर्ट सबमिट हुई थी और रिपोर्ट उन्होंने ये भी कह दिया था कि पार्टीज़ को दे दी जाए। अब पार्टीज़ को देने का मकसद ये होता है कि जिसका जो एतराज़ है रिपोर्ट पे एज ए होल या उसके किसी हिस्से पे, तो वो एतराज़ कर सकें। तो जब अब कोर्ट बैठेगी तो जिसका एतराज़ होगा, दोनों फ़रीक़ों का भी एतराज़ हो सकता है। मुमकिन है कि कुछ हिस्से पे किसी एक फ़रीक़ का हो, बाकी रिमेनिंग पे दूसरे फ़रीक़ का हो, तो ये मुमकिन है।
तो इस पे एतराज़ात फ़ाइल हो जाएंगे, या जो एटलीस्ट प्रिलिमिनरी जो है ना ऑब्जेक्शंस वो फ़ाइल हो जाएंगे, इब्तदाई ऑब्जेक्शंस। उसका जवाब भी कोर्ट लेगी हेयरिंग से पहले। और ये भी हो सकता है कि वो ये कहें, इनमें से कोई फरीक कहे कि जी हम इसको जो रिबट करना चाहते हैं रिपोर्ट के कंटेंट्स को, उसमें हमें कोई और ज़्यादा टाइम चाहिए, हम ये चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कुछ कलेक्ट कर लें ताकि हम आपको प्रॉपरली असिस्ट कर सकें। तो दोनों बातें मुमकिन है कि एडजन हो जाए कोई थोड़े से टाइम के लिए, और ये भी है कि ऑब्जेक्शन फ़ाइल हो जाएं और उसके बाद रिप्लाई के लिए जो है ना उसको कोई फिर चंद दिन के लिए डेट मिल जाए। मेरा ख्याल है कि 2-3 बातें इसमें फिर मुमकिन है। एक बात तो ये है कि ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है ये इसकी हेयरिंग करे, एतराज़ात को, जो रिपोर्ट के ऊपर एतराज़ात हैं उसको सुने। एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा, इसमें एक बात और मुमकिन है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई फ़रीक जो है वो दरख्वास्त देता है किसी बड़े बेंच की, तो फिर वहाँ पे जो है ना वो चीफ़ जस्टिस की मर्ज़ी है कि वो बेंच कौन सा बनाए, ये फिर चीफ़ जस्टिस की मर्ज़ी पे आ जाएगा। ये 5 मेंबर्स ने नहीं डिसाइड किया था, ये 3 मेंबर्स ने डिसाइड किया था। 2 ने तो फाइंडिंग दे दी थी, अपनी क्लियर कट फाइंडिंग दे दी थी, और 3 की तरफ से आया था कि नहीं फर्दर प्रोब होना चाहिए। ठीक है, अब खाका तो उनके जहन में है, वो खाका अब इसके 2 हिस्से हो सकते हैं। 2 हिस्से इसमें जो इस मामले के, एक डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से आर्टिकल 62-63 के हवाले से हो सकता है, और एक इस बात पे हो सकता है कि आया जो है ना क्रिमिनलिटी इसमें है कोई मामले में, और इसको क्रिमिनल ट्रायल की तरफ जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो किस अदालत में जाना चाहिए। अब ये जो रिपोर्ट आई है ये जो सजेस्ट कर रही है ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के हवाले से नैब आर्डीनेंस के, कि जो नैब के उसको रेफरेंस भिजवा दीजिए। मगर इसके साथ साथ कोर्ट शायद ये भी देखे, क्योंकि शेख रशीद वाली पिटीशन जो है आर्टिकल 62-63 के हवाले से, तो शायद कोर्ट ये भी देखे कि 62-63 का केस बनता है, ये एक बात। दूसरा ये देखें कि आया सेक्शन 9 में सब सेक्शन 5 में नैब आर्डीनेंस के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को भिजवाना चाहिए या नहीं चाहिए, और रिपोर्ट जो है वो फैक्चुअली जो है वो दुरुस्त है या नहीं है, इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। तो इसको एग्जामिन करेगी कोर्ट उस डॉक्यूमेंट्स की या उन ऑब्जेक्शंस की रोशनी में जो कि पार्टी सबमिट करेंगी। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उसको आप समझ लें वो एक किस्म की FIR हो गई। अब JIT जो थी वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम थी। जिस तरह एक आम केस में जब FIR कटती है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शहादतें कलेक्ट करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है और एक राय बनाता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की राय में ये जो मुल्जिम है ये गिल्टी है या गिल्टी नहीं है। अब जो JIT की रिपोर्ट सामने आई है उससे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO वो ये समझता है कि मुल्जिमान कसूरवार हैं और वो एक ये रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर रहे हैं। इस कोर्ट को आप तशबीह दे सकते हैं जो एक रिपोर्ट होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के अंडर आर्टिकल 173 की रिपोर्ट, सेक्शन 173 की रिपोर्ट, जिसको आम जुबान में चालान कहा जाता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने इनको गिल्टी करार दे दिया है, वो अदालत में चालान सबमिट कर रहे हैं। कोर्ट के पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो इसको भेज दें एज अ रेफरेंस की शक्ल में एहतसाब अदालत। अब नैब इदारे के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, नैब इदारा तो चेयरमैन के अंडर आता है। मैं बात करूं नैब की अदालत जो कि एक ट्रायल कोर्ट होती है और वो जुडिशरी के अंडर है, उस पर नैब के चेयरमैन का या नैब अथॉरिटीज़ का कोई असर नहीं होता और उधर ट्रायल करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो भी फाइंडिंग उन्होंने JIT ने दी है वो सही दी है या गलत दी है, उसको निगेट करने के लिए या उसको वेरीफाई करने के लिए कोर्ट के पास मैटर को ट्रायल कोर्ट के भेजने के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) के अंडर और कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, टेक्निकली थ्योरेटिकली कोई ऐसे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं मंडे को कि जो कोर्ट ये समझे कि बिल्कुल ये रिपोर्ट रद्दी का टुकड़ा है, इसको रद्द कर दे, लेकिन रिपोर्ट पढ़ने के बाद अब ऐसा नहीं लगता कि इतने कंक्रीट डायरेक्ट एलिगेशंस और डायरेक्ट एविडेंसेस डिस्कस हुई हैं। तो मेरी राय में यही लगता है मुझे कि ये मैटर चला जाएगा ट्रायल के लिए, और ट्रायल में फिर उनको नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान को पूरा मौका मिलेगा, चार्जशीट बनेगी, वो क्रॉस एग्जामिन करेंगे। जो UAE से डॉक्यूमेंट्स आए हैं, नेचुरली फिर जो मेकर ऑफ द डॉक्यूमेंट है, जो UAE गवर्नमेंट की तरफ से वो साइन कर रहा है, वो कटहरे में आएगा। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं, अभी जो फॉन्ट का जिक्र चल रहा है, जिन्होंने वो रिपोर्ट्स बनाई हैं वो कटहरे में आएंगे, इनको क्रॉस एग्जामिन का मौका मिलेगा। और कतरी रोल भी ख़त्म नहीं हुआ,
ट्रायल में भी वो कतरी शहजादे को विटनेस बॉक्स में पेश कर सकते हैं और वहाँ पे आके वो सामना कर सकता है प्रोसिक्यूशन की जरा का। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि इसमें जो GIT के मेंबरान हैं वो भी आईओ की हैसियत में विटनेस बॉक्स में आएंगे और टेस्टिफाई करेंगे और उनको ऊपर भी जरा का हक नवाज शरीफ उसके ख़ानदान को होगा। तो मेरे ख्याल में यही एक मुनासिब रास्ता है कि जिसमें फैक्ट्स जो हैं थ्रेड बेयर डिस्कस हो सकते हैं और कानून इंसाफ के मुताबिक फैसला हो सकता है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म सियासी तौर पर भी मुश्किल में फंसे हुए हैं। इस वक्त अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े पर मुत्तफ़िक हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के अक्सर सियासी मुशीर उनको असम्बलियाँ तोड़कर क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराने की गलती से बाज रखने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकली ये प्रॉस्पेक्ट तो है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ शरीफ लोगों को, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक पॉसिबिलिटी लगती। ये अपनी टेन्योर का आखिरी दिन तक कंज्यूम करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हालात किस रुख बढ़ते हैं ये अभी थोड़ा सा ज़रा प्रेमेच्योर्ड है। GIT रिपोर्ट तो आ चुकी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जो है वो अगले मंडे को मिलेगी मेरा ख्याल कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर तो वो स्टेट अवे मूव करते हैं, इनको 62, 63 एक्सरसाइज करके डिस्क्वालीफाई करने, तो इनकी पोजीशन फर्दर वीकन हो जाएगी और कमज़ोर हो जाएगी। तो उन हालात में शायद ये डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज जो है वो एक ज़्यादा बड़े प्रॉस्पेक्ट के तौर के ऊपर इमर्ज करे। लेकिन गिवन द सिचुएशन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि ये वो डिबेट भी कर रहे हैं और ये कोई पॉसिबिलिटी लगती भी है। उनका गिवन देयर माइंडसेट जो है वो चाहेंगे कि वो इसको पूरा एक्सरसाइज करे अपने टेन्योर में। अगर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के दूसरे अफराद के ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से नाअहली की कार्रवाई का आगाज़ करती है, तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सियासी मुस्तक़बिल को शदीद ख़तरात लाहक़ होंगे। बाद तजिया निगार इस हद तक कहते हैं कि शायद ये नवाज शरीफ की सियासत का इख्तिताम होगा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सामने ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। वो या तो अदालत में कानूनी जंग लड़ सकते हैं या सियासी तौर पर अपनी जमात को मुतहर्रिक करके एक नई सियासी महाज खोल सकते हैं। दोनों सूरतों में कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। ये ऑप्शंस ये हैं जी, एक तो ये है कि मुकाबला करें इसका और मटेरियल जो है उसको जवाब दें। जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो कोई कंपनी नहीं है, अगर नहीं है तो उसका बाकायदा जवाब दें, उसका सबूत दें कि भी गलत कह रहे हैं। तो एक तो ये है कि उसको मेरिट पे लड़ाई की जाए और ये है कि अगर ये मामला ट्रायल में जाता है उसमें वक्त भी मिलेगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सियासी तौर पे ये भी है कि एक इलेक्शन करा दें और तीसरा ये है कि भी शायद वो फैसला करें कि भी मैं इखलाकी तौर पे बेहतर रहूँगा कि मैं इस वक्त स्टेप असाइड कर जाऊँ, कोई और आ जाए मेरी पार्टी का। तो ये अब उन्होंने खुद फैसला करना है कि वो इस सियासी तौर पे किसको बेहतर समझते हैं। देखिए 62, 63 में भी दो वर्डिंग्स बड़ी वेग हैं, उसकी जो कॉनोटेशन है बड़ी वेग है, लेकिन अगर आप उसको कानूनी नज़र से देखें तो उसमें भी ये है कि जब तक कोई रिकॉर्डिंग ऑफ गिल्ट नहीं आ जाती, प्रिजम्पशन ये है कि हर कोई ऑनेस्ट है, हर कोई सच्चा है, हर कोई ईमानदार है, जब तक कि कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको उल्टा डिक्लेयर ना कर दे। अब अगर आप यूसुफ रज़ा गिलानी की बात अगर माइंड में आपके है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसमें कन्विक्शन पहले हुई थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कन्विक्शन पहले हुई थी, बाद में डिस्क्वालिफिकेशन हुई। इसमें अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं है नवाज शरीफ की। तो आर्टिकल 62, 63 तो तब लागू होगा जब एहतसाब अदालत से कन्विक्शन हो जाए और नवाज शरीफ फिर अगर जाके MNA के इलेक्शन के लिए कागज जमा कराता है तो फिर आप आएंगे, आप ऑब्जेक्शन देंगे कि भाई ये तो कन्विक्टेड है, ये तो झूठ बोला इसने या सादिक अमीन नहीं रहा, और वो आपकी बात को प्रूफ करने के लिए आपके पास एहतसाब अदालत का फैसला होगा, तब फिर वो 62, 63 अट्रैक्ट होगा। डिफेंस के लिए बड़ा आसान काम होता है। पाकिस्तान में वैसे भी प्रोसिक्यूशन रेट 1% से भी कम है, 1% से भी कम, और ऐसे केसेस नैब के केसेस डेली बेसिस पे मैं करता रहता हूँ।
एज अ डिफेंस लॉयर मेरा काम होता है टू फाइंड गैप्स इन द प्रोसिक्यूशन केस, और जहाँ कहीं थोड़ा गैप प्रोसिक्यूशन केस में मिलेगा, द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द अक्यूज, शक का फ़ायदा मुल्ज़िम को मिलता है। अब इसमें अगर डिपेंड करेगा, देखिए ये तो एक रिपोर्ट है, ये तो एक कार्रवाई है, ये एक तरफा कार्रवाई होती है हमेशा इन्वेस्टिगेशन की। असल जो होता है खेल वो होता है विटनेस बॉक्स के अंदर, कि उधर आके वो विदस्टैंड कर सकते हैं अपने इल्ज़ामात को कि नहीं। अब अगर मिसाल के तौर पर यूएई का ख़त आया है, क्या यूएई अथॉरिटीज़ अपना मजाज अफसर भेजेंगी जिन्होंने इसको दस्तखत किया है, फिर उसको कोरोबरेट करने के लिए उनके पास क्या शहादतें हैं, फिर उसके बाद जो फॉरेंसिक एविडेंस ये जो हुई है सारा डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए वो लोग आएंगे ख़ुद इसको टेस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि कानून में अगर सज़ा देनी है तो अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस की बुनियाद पर नहीं देनी, आपने कंक्रीट एविडेंस लेके आनी है। अच्छा, ये चूँकि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर ट्रायल हो रहा है, एक प्रिजम्पशन मिसकंसेप्शन ये है कि नैब में बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स है, और अभी टीवी टॉक शोज़ में मुख्तलिफ देखें, हर कोई ये कह रहा है कि बस इल्ज़ाम लगाना है, फिर आगे बर्डन ऑफ प्रूफ नवाज शरीफ के ऊपर है। नहीं, अभी जो आप रिसेंट जजमेंट्स देखें सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डिनरी नैब केसेस में होती हैं, उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि इनिशियल बर्डन नैब के ऊपर ही है, जो प्रोसिक्यूशन है उसने ही इनिशियल बर्डन डिस्चार्ज करना है, और वो करने के बाद एक दफ़ा वो एस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद बर्डन रिवर्स होगा और उन्होंने उसको नेगेट करना है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स निकल सकते हैं। अदालतों में भी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जिसने गुज़श्ता अप्रैल को पनामा केस में फ़ैसला सुनाया था, इसके 2 रुकन जज पहले ही वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली के बारे में फ़ैसला सादर फरमा चुके हैं। बाकी 3 जजों के सामने अब JIT की रिपोर्ट की सूरत में बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है। प्रोसिक्यूशन की हद तक होगी, क्रिमिनलिटी जो है ना वो इस्टेब्लिश नहीं होगी। क्रिमिनलिटी के लिए जो ना राइट ऑफ फेयर ट्रायल देना पड़ता है, ठीक है ना। वो जब तक वो, क्योंकि ये जितना भी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है, उनको ये हक क्या मुमकिन है ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त हो, मुमकिन है कोई बना के कंप्यूटर पे ले आया हो, दोनों बातें मुमकिन है ना। मुमकिन है जैसे अब ये कह रहे हैं कि जो ना ये इसमें बैनुल अक़वामी साजिश की बात कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी साजिश में उनका हवाला शायद CPAC के मामले पे भी है, उस हवाले से शायद ग्वादर का मामला भी जो है ना उनके कहने में है, और उसमें जो है ना UAE को, क्योंकि एक सर्टिफिकेट जो है ना एक उनका भी है, उनकी जस्टिस डिवीज़न का, कि जी ये जो है ये मशीनरी जो है ना यहाँ से नहीं गई। तो मुमकिन है कि ये सारी बातें जो है ना वो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए वो ये कहते हैं हमारे पास भी डॉक्यूमेंट है, तो वो फिर जो है ना वो ट्रायल जो है वो लाजमी हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पे होगा। वो देखिए उसमें जो डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड है आर्टिकल 62 का या 63 का, वो डिक्लेरेशन जो है कोई आइनी अदालत ही दे सकती है। तो आइनी अदालतें जो है वो 2 हैं, एक हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला डायरेक्टली आ गया है, उन्होंने इंटरटेन कर भी लिया है, और इंटरटेन करने के बाद इनको कोई एतराज़ भी नहीं था नवाज़ फैमिली को उसके ऊपर, तो अब जाहिर है अगर कोई मटीरियल ऐसा आ गया जिसके ऊपर वो समझे कि ये सादिक और अमीन नहीं हैं या सादिक और अमीन नहीं रहे, किसी कोर्ट का नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ कोर्ट का मेंशन है, मगर चूँकि दस्तूर में लिखा है तो इसलिए हम उसको उससे ये समझ लेते हैं कि वो दस्तूरी अदालत ही होगी। चूँकि आइन में लिखा है कोर्ट का, तो फिर हम ये समझ लेते हैं कि ये ऐसा जो है वो सिर्फ अपना दस्तूरी अदालत ही होगी, या बाज़ औक़ात अगर मामला जो है ना वो इलेक्शन कमीशन से, इसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल से शुरू होता है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी हो सकता है। देखिए बात यह है कि डिस्क्वालिफिकेशन भी एक सज़ा है। अब पाकिस्तान में जो आइन है उसमें आर्टिकल 10A जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है वो भी फंडामेंटल राइट बन चुका है। विदाउट एनी कन्विक्शन, विदाउट एनी प्रॉपर फाइंडिंग, जुडिशल फाइंडिंग, किसी को डिस्क्वालीफाई करना मेरे ख्याल में वो कंडेम्ड अनर्ड होगा और एक गैर आइनी कदम होगा। आप अगर पिछले दौर भी देखें, हालांकि इफ्तिखार चौधरी का ईरा इतना ग्लोरियस ईरा नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री अगर देखें, लेकिन उधर भी जो जाली डिग्री के केसेस होते थे
तो उन्होंने खुद सजाएं नहीं दी। हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्लाई आता था, कितने केसेस मैंने खुद किए कि जिसमें लिखा होता था डिग्री हमने नहीं इशू की, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद किसी को जेल नहीं भेजा, वहाँ से वो भेज देते थे केसेस कंसर्न सेशन कोर्ट को। सेशन कोर्ट एक ट्रायल करती थी और ट्रायल के बाद फिर लोगों को जेल भेजा गया। इसी तरह जो डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस आए, अगर आप तारीख का मुतालिया करें तो वो सारे नीचे किसी फोरम से होके अपील में सुप्रीम कोर्ट में आए थे। वो इलेक्शन कमीशन अप्रोप्रिएट फोरम था, वहाँ पे या फैसला उसके फेवर में हुआ होगा या अगेंस्ट में, और वो एपेलेट जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट है, तब उसने को फैसला किया। तो मेरे ख्याल में सिर्फ GIT की रिपोर्ट पे डिस्क्वालीफाई करना नाइंसाफ़ी होगी। हाँ, एहतसाब अदालत केस चला जाए, या फिर जो मरियम नवाज़ है जिसने उसके खिलाफ 419, 420, 468 की जो ऑफेंसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, या और इनके ख़ानदान वाला की या इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो बातें आ रही हैं, जो रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ है कॉम्पिटेंट कोर्ट में फैसले हो जाएं, और अगर उधर से कन्विक्शन हो जाती है तो फिर तो नेचुरली नैब ऑर्डिनेंस के अंदर ट्रायल है, सज़ा तो होगी, और वो डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा, तो डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल भी उसी से तय हो जाएगा। आम तौर पे तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, यानी अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है, काफ़ी कई दफ़ा कई साल भी लग जाते हैं, अपीलें होती हैं। लेकिन चूँकि ये एक कौमी अहमियत का मामला है तो ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई टाइम लिमिट भी करे। अगर वो भेजना चाहती है सुप्रीम कोर्ट तो हो सकता है कि अच्छा भी आप 3 महीने में 6 महीने में फ़ैसला करके दें। तो ये सारी मुमकिनात हैं जो कि कोर्ट को इख्तियार है और शायद वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। अदालत ने ये देखना है कि एक चीज़ सामने आई है कि भी एक कंपनी है, वो है या नहीं है। सवाल तो ये है ना जी कि वो किस तरह उनके इल्म में आई है, उसके लिए उन्होंने कोई खतूत लिखे हैं, वो भी सामने रिकॉर्ड पे मौजूद होंगे, किस तरह ही है। तो चीज़ ये होगी कि जी वो कंपनी है, वाकई है या नहीं है। तो इसमें साजिश वाली बात तो नहीं होती, नहीं तो एक हकीकत होगी। अगर वो साबित हो जाती है कि थी या है और उसके कुछ असरात होंगे, अगर वो साबित होती है कि नहीं थी और ये एक गलत कहानी है, देखना ये होता है कि असलियत क्या है, कि ये बात सही है कि गलत है। इसमें साजिश वाली बात तो मुझे नज़र नहीं आती कि वो भी किसी ने साजिश की और वो कतर ने की। भी सवाल तो ये है कि वो कंपनी है या नहीं है, और वो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे कोई असर नहीं होगा उन पे कि वो क्या होती है। उन्होंने देखना है कि मवाद क्या है, मटीरियल क्या है, उसके हक़ में कोई शहादत है, डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में उसी लाइन पे चलेगी। और ख़ुसूसन ये बेंच हमने जो देखा है कि पहले बेंच ने एक फ़ैसला किया, उससे उन्होंने इख्तिलाफ़ किया और इन्होंने कहा कि नहीं जी हमें मज़ीद सबूत चाहिए, मज़ीद दस्तावेज़ात चाहिए। अब वो आई हैं, वो अब देखेंगे काफ़ी हैं या नहीं है और फिर क्या करना है। कानूनी माहिरीन इस बात पर हैरान हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और उनका ख़ानदान कमाल सादगी से अब भी अपनी बेगुनाही के लिए हीले बहाने पेश कर रहे हैं। वो शायद तो इस बात को समझ नहीं पा रहे। और ये मामला जो है ना वो मैंने देखा था कि मरीम बीबी भी जिस वक्त निकली हैं तो उन्होंने भी कहा कि मैंने सवाल किया है कि हम पे इल्ज़ाम किया है। तो या तो ये बहुत सादे हैं और या फिर वाकई जो ना समझ में नहीं आ रही मामले की। बात यहाँ पे और है, बात ये है कि जो कुछ आपने डिक्लेयर किया है नॉमिनेशन पेपर फाइल करते वक्त या एनुअल एसेट्स के फॉर्म फिल करते वक्त और उसको फाइल करते वक्त, अगर उसमें कोई उस डेक्लेरेशन में कोई चीज़ आपने मेंशन नहीं की है तो ये मिस डेक्लेरेशन है। ठीक है, तो मिस डेक्लेरेशन का अगर केस बन गया तो ये आर्टिकल 62-63 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो जो क्रिमिनलिटी है वो मुझसे अगर कोई पूछे कि जी भाई ये आपके पास मोबाइल है, ये 100 रुपये का आता है मोबाइल, तो ये 100 रुपये अगर आपके पास कहाँ गए, जब मैं पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ तो मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। ये एलिगेशन ज़रूरी नहीं है इस बात पे कि ये 100 रुपये मैंने करप्शन से लिए हैं, आपसे पैसे लिए हैं, उनसे लिए, बल्कि इस 100 रुपये को मुझे पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए जो है ना मुझे ख़ुद एक्सप्लेन करना है कि 100 रुपये मेरे पास कहाँ से आया, जिससे मैंने मोबाइल लिए, या मेरे पास जो है ये गाड़ी है तो ये गाड़ी कि मेरे पास जो ना जो नॉन सोर्सेज हैं मेरे पास इनकम के, उससे तो मैं गाड़ी नहीं ख़रीद सकता था, तो ये मेरे पास गाड़ी कहाँ से आ गई। तो ये है इसमें ये एलिगेशन नहीं है कि पैसे आपने करप्शन से बनाए हैं। आपके पास जो कुछ असासे हैं वो आपकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम से वो ज़्यादा हैं, और जब नॉन सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा हैं, आप पब्लिक ऑफिस भी होल्ड कर रहे हैं, अब आपको एक्सप्लेन करना है कि ये पैसे कहाँ से आए थे, ये असासे कहाँ से आए। देखिए, मुझे तो लग रहा यही है कि नवाज शरीफ के बाद इमरान खान इज़ फॉलोइंग स्टेप्स, क्योंकि गैप्स इमरान खान अगर जो अभी तक गैप्स हैं
उसी तरह के गैप्स इमरान खान के केस में भी नज़र आ रहे हैं। मनी ट्रेल उधर भी नहीं मिली। जमैमा की एक दफ़ा ट्वीट आती है कि मैंने तो कभी कोई पैसे दिए नहीं, बाद में अचानक उसको पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं, विदाउट कमेंटिंग ऑन ईच एंड एवरी पीस ऑफ एविडेंस। जिस तरह की मामलात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद इधर भी एक GIT बने और उधर भी अगर वो गैप्स नहीं आते तो शायद उधर भी एहतसाब अदालत में केस जाएगा। ताहम कानूनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के दूसरे अफराद की नाअहली की सूरत में अदालतों में बहुत सी मज़ीद दरख्वास्तें आ सकती हैं, जिनमें दीगर सियासी कैदीन की नाअहली के बारे में इस्तदाद की जाएगी। जी बिल्कुल है। देखिए मियाँ साहब, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए आर्टिकल 62, 63 पे इसमें इस टेस्ट पे जो है ना वो पूरे नहीं उतरे, और कल इमरान खान का भी इस मामले से वो है। अच्छा, इमरान खान वाले भी इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि जी हमने जो है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कभी होल्ड नहीं किया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है ना। 2002 से तो असेंबली का मेंबर है, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, और वहाँ पे कहीं पे ऑफिस होल्ड करते हुए उसने कहीं पे मिस डिक्लेरेशन कर दिया है, जहाँ पे डिक्लेरेशन देना था और वहाँ पे मिस डिक्लेरेशन हो गया, तो वो खुद ब खुद 62-63 में आ जाएगा। इसी तरह जो है ना वो अगर जरदारी साहब की तरफ मामला कल चले जाता है, सरे महल का आपको याद होगा कि पहले वो ओन नहीं करते थे, पर बाद में अल्टीमेटली ओन कर लिया, ठीक है, तो ये फिर उस तरफ भी जा सकता है। हो सकता है कि इसमें जो है ना ये सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाए। फिल वक्त तो आपको मतलब बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है मियाँ साहब का और उनकी फैमिली का नज़र आ रहा है कि अगर वो इसको रिबर्ट नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो यहाँ पे जो है ना फिल वक्त मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना वो या मौजूदा हुक्मरान ख़ानदान जो है उसकी जो वो स्टेबल नहीं रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो ये दूसरों के ऊपर भी शुरू हो जाएगा। जैसे काउंटर अटैक जो है ना वो मियाँ साहब की तरफ से आ गया या मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ गया, हनीफ अब्बासी वाली पटिशन इमरान खान के ख़िलाफ़ आ गई। अच्छा, फिर मज़ीद जो है ना फ़र्ज़ कर लो कि अब ये सारे जो है ना इमरान खान ये मुतअद्दा अपोजिशन जैसे बन रही है इस वक्त मियाँ साहब के ख़िलाफ़, कल कोई जरदारी साहब के ख़िलाफ़ या उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ भी मामलात ले आएगा, तो ये जो है ना फिर इसके अपने जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस रिपरकशंस होंगे। सियासी माहिरीन की राय है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत में मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन इससे कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा। इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली की मिसाल मौजूद है। देखें जी, ये जो है कोई पोलिटिकल अपहीवल जो होता है तो थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी तो होती है, लेकिन हमारी तारीख में ये मौजूद हैं चीज़ें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया था, वो छोड़ गए, एक और शख्स आ गया। हाल ही में इंग्लिस्तान में रेफरेंडम हुआ, डेविड कैमरॉन साहब हार गए, मख्तियत थी उनके पास, उन्होंने छोड़ दिया, हालांकि उनके पास अक्सरियत थी। तो ये हिंदुस्तान में लाल बहादुर शास्त्री की मिसाल मौजूद है। एक एक्सीडेंट हो गया था, हालांकि उनका एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं था, रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने पार्लियामेंट्री रवायत को सामने रखते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। ये भी होता है कि अगर ये इस वक्त स्टेप असाइड करते हैं और बाद में साबित हो जाता है कि ये जो मुकदमा है ये दुरुस्त नहीं है, वापस भी आ सकते हैं। तो बहरहाल ये उनके लिए अपना और पार्टी को मशवरा करके अपने हालात को देखते हुए वो कोई ना कोई फ़ैसला करेंगे। अगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आइंदा आने वाले दिनों में इस्तीफ़ा देने से इनकार करते हैं, तो इस बात के कवी इम्कान मौजूद हैं कि उनकी ग्रिप पॉलिटिकल सिचुएशन पे कमज़ोर पड़ती जाएगी। दूसरी तरफ अगर वो असेंबली डिज़ोल्व करके अर्ली इलेक्शंस कॉल करते हैं, तो सियासी तजिया निगार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इतने सीरियस एलिगेशंस की रोशनी में वो मिडिल क्लास वोटर जो पिछले 25-30 सालों से नवाज शरीफ के लिए वोट कर रहा था, वो शायद इतनी भरपूर तरीके से नवाज शरीफ के लिए वोट ना करे। इस हवाले से ये बात बहुत आम होगी कि अदालत पीर के रोज़ क्या फ़ैसला करती है। आया वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आइन की दफ़ा 62-63 के तहत कार्रवाई का आगाज़ करेगी या वो नायब अदालत को वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजेगी। देखिए, ये अगर तो मामला डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ गया तो ये जुलाई चल रहा है इस वक्त, जुलाई मिड में जो है ना ये मतलब इसकी डेट है, और आप इसको कह लीजिए कि अगस्त में जो है ना
ये फ़ैसला जो है ये शायद इस पटिशन का आ जाए। ज़्यादा लंबा नहीं कर सकेंगे कि क्योंकि कोर्ट भी अंडर प्रेशर होगी। अब जो ना बार एसोसिएशन को भी जो है ना वो भी मूव ऑन हो रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इजलास भी रिक्विजिशन कर लिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इकट्ठी हो रही हैं। तो ये जो है ना मेरा ख़्याल है कि और महीने 2 महीने के अंदर जो है ना ये केस का फ़ैसला जो है ना कम से कम सुप्रीम कोर्ट की हद तक ही हो जाएगा। 62 को 63 को इन्वोक करते हैं नहीं करते हैं ये पता चल जाएगा। क्रिमिनल साइड में मामला ट्रायल के लिए भिजवाते हैं ये भी पता चल जाएगा, या ट्रायल के लिए भिजवाते हैं या उससे पहले नैब को कहते हैं कि आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, मगर इसके साथ साथ जो है इसके अगर तो ये फैमिली जाएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फ़ैसला कर दिया तो जाहिर है ये भी फिर कोई आराम से जाके नहीं बैठेंगे, फिर इनकी तरफ से काउंटर वो होगा। सुप्रीम कोर्ट में और मामला आएंगे, दूसरों इनके मुखालफिन के ख़िलाफ़ मामला आएंगे, उनके ख़िलाफ़ मवाद शायद ये इकट्ठा भी कर रहे हों, तो वो फिर जो है वो जाके फिर ये लगता है कि अगस्त के बाद जो है ना वो सूरत हाल मज़ीद जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो। बाज़ सियासी माहिरीन के मुताबिक मुल्क में सियासी इस्तेकाम के मुस्तकबिल का दारोमदार इस बात पर है कि मुस्लिम लीग नून अदालती फ़ैसले को तस्लीम करती है या नहीं। उसका जो इन्हिसार है वो इनके रवैयों के ऊपर है, क्योंकि इनके 2 रिस्पॉन्सेस बन सकते हैं। एक रिस्पॉन्स तो स्ट्रिक्टली लीगल रिस्पॉन्स कि अगर ये डॉक्यूमेंट आया है, इतने पेजेस का डॉक्यूमेंट है, उसमें इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इन्होंने वो एक लीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना दिफा करना है। और अब दिफा इनके लिए आसान इसलिए नहीं होगा कि उन शवाहिद की मौजूदगी में इनको अपने शवाहिद जो है काउंटर शवाहिद पेश करने पड़ेंगे, सिर्फ बातचीत से गुजारा नहीं होगा। अगर UAE की गवर्नमेंट ने एक लेटर भेजा है और उसमें उन्होंने कुछ कहा है कि इन्होंने ये किया है या इनकी एक और ऑफशोर कंपनी है, तो उनको काउंटर शवाहिद पेश करने पड़ेंगे। सो मैं फील करता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इनके लिए इनको वो शवाहिद पेश करना। दूसरा, इनके रिएक्शन का कंपोनेंट है पॉलिटिकल। अगर ये अपने वीक लीगल केस की वजह से पॉलिटिकल ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं टू अ सर्टेन डिग्री, तो उससे डिस्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक प्रॉस्पेक्ट, एक पॉसिबिलिटी बन जाता है। अगर ये अपना पॉलिटिकल जो है इनका ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि ये फील करते हैं कि चूंकि हमारा लीगल केस कमज़ोर है और ये कि हमें लोगों में जाना चाहिए या पॉलिटिकल एजिटेशन करनी चाहिए या लोगों को जलसे करने चाहिए, जुलूस निकालने चाहिए, तो उसमें फिर ये होगा कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ासकर PTI जिसने ये सारा काम शुरू किया था, वो भी अपने लोगों को सड़कों के ऊपर लाने की कोशिश करेगी। तो जिसको आप कह रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी यानी कि गैर हमवारियत उसमें आने का चांस है, तो वो बन जाता है, क्योंकि उसमें फिर टकराव का भी एक आंसर जो है ना वो सामने होके आएगा। तो ये इनके रिएक्शन के ऊपर है। इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम के ख़तरात मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये पहली मरतबा नहीं होगा कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की इंटरवेंशन पे पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल प्रोसेस डिसरप्ट हो सकता है। लेकिन देखना ये है कि इस मरतबा ये इंटरवेंशन कितनी इंस्टेबिलिटी कॉज करती है और कितना डीप इम्पैक्ट छोड़ती है अपना पॉलिटिकल सिस्टम पे और पॉलिटिकल प्रोसेस पे। इस सवाल का जवाब वक्त ही दे सकता है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।